कच्चा चिट्ठा में रात 10 बजे की बड़ी खबर। पुतिन की बहुत बड़ी धमकी सामने आई है। पुतिन को जंग की कीमत चुकानी होगी। यूक्रेन से युद्ध पर पुतिन का बड़ा बयान, जिसमें क्या कहा गया। दरअसल पश्चिम की महत्वाकांक्षा भारी पड़ी, ये संकेत पुतिन के जरिए। पुतिन की बहुत बड़ी धमकी सामने आई है, जिसमें व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति, ने कहा कि दुनिया को जंग की कीमत चुकानी होगी। यूक्रेन से युद्ध पर पुतिन का यह अब तक का सबसे बड़ा बयान। पश्चिम की महत्वाकांक्षा भारी पड़ी है और इसी वजह से इतनी तबाही हुई, ये साफ संकेत दिया गया पुतिन की तरफ से। पश्चिम दुनिया पर राज कर रहा है और पुतिन की ये धमकी ऐसे वक्त में जब इस युद्ध को हुए 21 दिन बीत रहे हैं, और ऐसे में इन 21 दिनों के भीतर अगर यूक्रेन की हालत देखेंगे, तबाही का मंजर देखेंगे, तो सब कुछ तबाही की ओर बढ़ता चला जा रहा है और हर दिन भयानक होता जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। जिस जेलेंस्की को रूस 21 दिनों में नहीं तोड़ पाया, आज उस जेलेंस्की ने अमेरिका को एक बहुत बड़ा पैगाम दिया है। जेलेंस्की ने अमेरिका को 9/11 का आतंकी हमला याद दिलाया। जेलेंस्की ने अमेरिका को पर्ल हार्बर की भी याद दिलाई और साथ में बाइडेन को आईना भी दिखाया है। आज अमेरिकी कांग्रेस में व्लादिमीर जेलेंस्की का वर्चुअल भाषण ज्यादा लंबा नहीं था, लेकिन जो बातें उन्होंने कही उसे सुनकर अमेरिकी सांसद अपनी कुर्सी से उठकर तालियां बजाने लगे। इस युद्ध के बीच यूक्रेन की राजधानी कीव की स्काईलाइन और यहां पसरी खामोशी बहुत डराने वाली है। शहर के आसमान में ये उठता धुआं देखिए। रिहायशी इमारतों पर बमबारी, जलते हुए फ्लैट्स। एक देश को कुचलने के लिए ये ऐसे हमलों की तस्वीरें जिसे देखकर सरकारें घबरा जाएंगी, घुटने के बल बैठ जाएंगी। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ऐलान कर दिया है कि वो झुकेंगे नहीं, यूक्रेन रुकेगा नहीं। उन्हें जहां मौका मिलेगा वो रूस को घेर कर मारेंगे। और इसकी तस्वीरें यूक्रेन से बराबर आ भी रही हैं। रूसी फौज के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां यूक्रेन की फौज का निशाना बन रही हैं। रूस के लिए सबसे नया झटका। रूस का एक और जनरल यूक्रेन युद्ध में कुर्बान हो चुका है। मेजर जनरल ओलेग मित्यन और उनकी स्वेट टीम के 7 फौजियों को मारियुपोल के पास यूक्रेन में मारने का दावा किया गया है। मेजर जनरल ओलेग मित्यन रूस सेना के उस एलीट यूनिट को लीड कर रहे थे जो पुतिन के डायरेक्ट कंट्रोल में कही जाती है। इस तरह रूस ने 21 दिनों के अंदर अपने 13 कमांडर इस युद्ध में खो दिए। इन कमांडर्स में 4 अधिकारी मेजर जनरल रैंक के हैं। रूस को ऐसा नुकसान पहुंचाने वाले यूक्रेन के कमांडर यानी कि जेलेंस्की दुनिया पर बड़ी छाप छोड़। अमेरिकी कांग्रेस से मुखातिब होकर जेलेंस्की ने क्या कहा, वो गौर से सुनिएगा। Remember September the 11th, a terrible day in 2001 when evil tried to turn your cities, independent territories, in battlefields, when innocent people were attacked from air. Yes, just like no one else expected it. You could not stop it. Our country experience the same every day. जेलेंस्की अमेरिका को जगाना चाहते हैं, वो बाइडेन से मदद चाहते हैं। जेलेंस्की ने अमेरिका से फाइटर जेट मांगे हैं। वो चाहते हैं कि यूक्रेन के ऊपर नो फ्लाई जोन बनाया जाए। जेलेंस्की समझ गए हैं कि उन्होंने 3 हफ्तों से अगर रूस को रोका हुआ है, ऐसे में उनको पश्चिमी देशों से और मदद मिल सकती है, तो वो पुतिन के सारे प्लान पर पानी फेर सकते हैं। जेलेंस्की के इसी आत्मविश्वास को डिगाने की रूस ने बहुत कोशिश की है। पुतिन का सारा गुस्सा राजधानी कीव पर उतर रहा है।
कीव के बाहर रूस की फौज मौजूद है और अंदर शहर में बमबारी के शोले आम लोगों को झुलसा रहे हैं। कीव में 15 मंजिला अपार्टमेंट पर जब रूस की एयर स्ट्राइक हुई, उसके बाद का मंजर देखिए। यहाँ करीब में एक मिलिट्री फैक्ट्री को भी टारगेट किया गया। रूस की आर्टिलरी यहाँ पर खूब बरसी। रूस ने ड्रोन से हमलों की तादाद भी बढ़ा दी है। इस जंग ने यूक्रेन का बहुत नुकसान किया है और अब यहाँ की तस्वीरें देखकर कीव की तुलना सीरिया के एलेपो या फिर हमास शहर से भी की जा रही है। Тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 136 военных объектов Украины, в том числе 7 пунктов управления и узлов связи, 4 зенитных ракетных комплекса, 3 реактивные установки залпового огня, 4 радиолокационных станции разведки, подсветки целей и наведения зенитно-ракетного комплекса С-300, 1 станция РЭП, 4 склада боеприпасов и 72 места скопления боевой техники. रूस के हवाई हमलों के आगे यूक्रेन की टक्कर कमजोर पड़ रही है और यही बात जेलेंस्की को बहुत ज्यादा खल रही है। जेलेंस्की ने कनाडा से अपील की है कि वो यूक्रेन को नो फ्लाई जोन बनाए ताकि रूस की एयरफोर्स पर काबू पाया जा सके। नो फ्लाई जोन का मतलब है कि यूक्रेन के ऊपर नेटो एयर डिफेंस का ऐसा कवर जिसमें रूसी लड़ाकू विमान और उसके ड्रोन काम नहीं कर पाए। लेकिन ये ऐसा कदम होगा जो युद्ध का दायरा यूक्रेन से बढ़ाकर यूरोप में और अंदर तक पहुंचा देगा। Уявіть, що о 4 ранку ви, кожен з вас, чуєте вибухи, страшні вибухи. Джастіне, уяви, що ти їх чуєш, і чують твої діти, і чують ракетні удари по аеропорту, просто уяви, аеропорту Оттави, по десяткам інших місць по всій території вашої прекрасної країни. Canadians and Ukrainians are friends, and they have been for a long time. कनाडा में जेलेंस्की के लिए तालियां बहुत बज रही हैं। जेलेंस्की का साथ देने की बात की जा रही है, लेकिन यूक्रेन के युद्ध में रूस से सीधे टक्कर कौन ले? यही बात इस वक्त नेटो और पश्चिमी देशों के लिए बहुत बड़ी दुविधा बनी हुई है। Де вони проходять, як ваш прапор у Монреалі, знімають, щоб викинути і замінити російським. Я знаю, що ви підтримуєте Україну, я це знаю щиро, дієво, і ми з Джастином друзі, але я хочу, щоб ви 24 फरवरी जब युद्ध की शुरुआत हुई थी, तब जेलेंस्की को अमेरिका और नेटो से बहुत उम्मीद थी। लेकिन जो बाइडेन से लेकर बोरिस जॉनसन और जस्टिन ट्रूडो से लेकर एमेनुएल मैक्रो तक सब ने जेलेंस्की को बहुत मजबूर बना दिया। जेलेंस्की रोज मैसेज देते हैं, नेटो को झकझोरते हैं, अमेरिका को जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेलेंस्की की बात अब तक अनसुनी रही है। फिर भी जेलेंस्की की जिद अब यूक्रेन में एक मजबूत इरादा बना चुकी है। यही ताकत है कि यूक्रेन अब भी इस युद्ध में रूस से बराबर की टक्कर ले रहा है। I talked to Volodymyr again yesterday, and of course, I understand what he's saying about NATO and the reality of the position. And everybody's always said, and we made it clear to Putin, there's no way Ukraine is going to join NATO anytime soon. But the decision about the future of Ukraine has got to be for the Ukrainian people and for Volodymyr Zelensky as their elected leader, and we will back him. And the most important thing is that Putin's aggression
लेकिन ये मुकाबला कब तक चलेगा? ये सवाल बार बार जेलेंस्की के दिमाग पर भी चोट कर रहा है। Ті держави Альянсу залякали самі себе, розказуючи, що нібито вони не можуть відповідати, не можуть зіштовхнутися з російськими ракетами і літаками в небі України. Бо це, мовляв, призведе до ескалації, призведе до Третьої світової. ये बात सही है कि 3 हफ्तों से यूक्रेन जो तबाही झेल रहा है, जो रूस के हमले बर्दाश्त कर रहा है, उससे बचाने के लिए पश्चिमी देशों या नेटो ने कुछ खास नहीं किया है। अमेरिका ने जरूर यूक्रेन के लिए 13 अरब डॉलर की मदद का ऐलान किया है, लेकिन इस वक्त जेलेंस्की की लीडरशिप और उनकी जिद है जो यूक्रेन को इस जंग में रूस के सामने बनाई हुई है। कीव और खार्किव समेत शहरों में बमबारी की तस्वीरें हर घंटे दुनिया की हेडलाइन बन रही हैं। इन हमलों से बचने के लिए अब तक 30 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़कर जा चुके हैं। Загалом сьогодні зранку, починаючи з 4 години 20 хвилин і до 5:50, сталося у нас 5 масштабних обстрілів, які ворожі снаряди потрапили у нас у 2. Правда, людей никого не было. Ночь. Ой, блин, заколебал. Внимание, расчет. Пуск. तोप के गोलों, मिसाइल और हवाई हमलों से जूझ रही जेलेंस्की की सेना को नेटो ने अकेला छोड़ दिया है। जेलेंस्की शुरू में नेटो से मदद के लिए बहुत गिड़गिड़ाई, लेकिन बाद में उनको समझ आया कि अभी तो ये जंग उन्हें अकेले लड़नी पड़ेगी। Кожна з більш ніж 800 російських ракет, які ударили по нашій державі, є відповіддю на давні питання про НАТО, про те, чи відкриті насправді для України двері Альянсу. Якби були відкриті, якби це було чесно, то нам не довелось би 20 днів переконувати Альянс. जेलेंस्की की बातें आपने देखी, जेलेंस्की के दावे आपने सुने। जेलेंस्की वो हर बात कर रहे हैं जिससे यूक्रेन का हौसला बढ़े और रूस की फौज बेइज्जत महसूस करे। एक लीडर के तौर पर जेलेंस्की की ये सबसे बड़ी खासियत रही है। यही वजह है कि पुतिन का किरदार इस पूरे युद्ध में जेलेंस्की के आगे छोटा साबित हुआ है। यूक्रेन में इस वक्त सबसे बड़ी लड़ाई राजधानी कीव के पास चल रही है और अगले 24 घंटे इस शहर के लिए बहुत ज्यादा अहम है। वहीं दक्षिण में मारियोपोल शहर से करीब 3.5 लाख लोग फंसे हुए हैं। रूस को सबसे बड़ी टक्कर यूक्रेन के मिलिशिया से मिल रही है, क्योंकि इस वक्त हर वॉर जोन में लड़ाई छापामार वाले अंदाज में चल रही है और इस युद्ध में रूस के 300 टैंक तबाह हुए हैं। करीब 1,1500 बाकी जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं, वो भी जानकारी मिल रही है कि उन्हें नुकसान हुआ है, जो यूक्रेन की फौज ने उड़ा कर रख दिया है। लेकिन इस युद्ध में रूसी सेना का एक निशान है जो अब भी बहुत बड़ी पहेली बना हुआ है। यूक्रेन की लड़ाई में सबसे ज्यादा चर्चा में है ये फिगर, या कहें कि ये सिंबल, यानी जेड। रूस की मिलिट्री का निशान बन चुका ये सिंबल बहुत बड़ी पहेली बना हुआ है। पूरी दुनिया जानना चाहती है कि ये जेड आखिर क्या है। रूस के टैंक और बाकी मिलिट्री गाड़ियों में जेड क्यों लिखा है? क्या ये रूसी सेना का कोई सीक्रेट कोड है? क्या ये रशियन आर्मी की किसी खास फॉर्मेशन का निशान है? जेड फिगर सबसे पहले सवालों में तब आया जब 19 फरवरी के बाद यूक्रेन बॉर्डर के पास रूसी सेना की गाड़ियों में ये लिखा पाया गया। इसके बाद ये निशान यूक्रेन युद्ध में रूसी अटैक की सबसे बड़ी पहचान बन गया। तो सवाल वही कि आखिर रूसी सेना के जेड सिंबल का मतलब क्या है? शुरुआत में अंदाजा लगाया गया कि जेड अंग्रेजी का अक्षर ना होकर गणित की संख्या 2 है, यानी जो नंबर 22 फरवरी 2022 को दर्शाता है, जब रूस ने पूर्वी यूक्रेन के दोनेत्स्क और लुहांस्क क्षेत्रों को स्वतंत्र राज्यों के तौर पर मान्यता दी थी। लेकिन इससे ज्यादा ये अंदाजा लगाया गया कि ये निशान रशियन मिलिट्री ने अपनी पहचान जाहिर करने के लिए लगाया है,
ताकि वो फ्रेंडली फायर से भी बच सके। अगर रूस की सिरिलिक वर्णमाला को देखें तो उसमें Z अलग तरीके से लिखा जाता है। ये दिखने में गणित की संख्या 3 जैसा लगता है। रूस में भी Z अक्षर जंग का समर्थन करने वालों के बीच तेजी से मशहूर हुआ। इस अक्षर को लोगों ने अपने कपड़ों पर छोटे बैज के साथ तो अपनी गाड़ियों पर स्टिकर के तौर पर लगाया। ये रूस में व्लादिमीर पुतिन के समर्थकों के बीच लोकप्रिय हुआ है और नेटो विरोधी पब्लिक भी इसको खूब पसंद कर रही है। लेकिन Z के साथ यूक्रेन फ्रंट पर V अक्षर का भी इस्तेमाल किया गया है, यानी रूसी गाड़ियां V सिंबल के साथ भी लड़ रही हैं। Z की तरह V अक्षर भी सिरिलिक वर्णमाला में नहीं है। माना जा रहा है कि ये दोनों लैटिन अक्षर यानी V से वोस्टोक और Z से जपाद के लिए हो सकते हैं। V से वोस्टोक के मायने हुए पूर्व और Z से जपाद का अर्थ हुआ पश्चिम। यूक्रेनी सेना भी मान रही है कि Z रूस के पूर्वी फोर्सेस को दर्शाता है, जबकि V अक्षर के मायने हैं नौसेना मरीन्स। लेकिन एक और दिलचस्प थ्योरी भी आई है। Z का मतलब विक्ट्री यानी जीत बताया गया है, जबकि V का मतलब सच बताया गया है, यानी रूस यूक्रेन में सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा है। इनमें खास तौर से Z अक्षर को रूस में बहुत प्रमोट किया गया है। स्कूलों से लेकर बाजारों और इमारतों में Z अक्षर जगह जगह लगाए गए हैं। इसे रूस की सेना को पब्लिक सपोर्ट के तौर पर भी दिखाया जा रहा है। रूस के एक जिम्नास्ट इवान कुलियाक की ये तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल हुई, जिसमें उनके कपड़ों पर Z सिंबल लगा हुआ था। दोहा में जिम्नास्टिक्स वर्ल्ड कप के मुकाबले के बाद जब वो पोडियम पर मौजूद थे, तब उनके साथ यूक्रेन के जिम्नास्ट भी थे। इन तस्वीरों की पूरी दुनिया में चर्चा हुई है। लेकिन एक सच ये भी है कि रूस Z सिंबल का इस्तेमाल पिछले 7 वर्षों से ज़पाट युद्ध अभ्यास में भी करता आया है। इन सबके बीच एक बार फिर लौटते हैं यूक्रेन, जहां रूसी फौज ने यूक्रेन के वो हथियार पकड़े हैं जिसने उनकी नाक में दम किया हुआ है। ये वो एंटी टैंक मिसाइल हैं जिसने रूस के सैकड़ों टैंकों को यूक्रेन में तबाह किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इस वीडियो को जारी किया, लेकिन ये नहीं बताया कि लोकेशन क्या है। ये मैन पोर्टेबल एंटी टैंक सिस्टम इस वक्त यूक्रेन युद्ध में रूस का सबसे ज्यादा खून बहा रही है। यूक्रेन की फौज और मिलिशिया इस वक्त 3 तरह के एंटी टैंक वेपन सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें पहला है अमेरिका से मिला जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम, जिसकी रेंज 4 किलोमीटर है। ब्रिटेन से मिला एन-लॉ सिस्टम यानी नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक वेपन। ये दोनों टॉप एंगल अटैक वाली मिसाइल हैं। तीसरा है स्वीडन से मिला AT-4 रॉकेट लॉन्चर। इसका इस्तेमाल अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान में भी किया था। В ходе боя с украинскими националистами, военнослужащими вооруженных сил Российской Федерации, было захвачено большое количество вооружения западного производства. Среди них противотанковые ракетные комплексы «Джавелин», ручные противотанковые гранатометы, переносные зенитно-ракетные комплексы. Все оружие будет передано представителям Луганской и Донецкой народных республик. यूक्रेन के पास जो एंटी टैंक मिसाइल हैं, इन्होंने रूस की बख्तर वाली ताकत को उधेड़ कर रख दिया है, चाहे T-70 हो, T-80 या फिर T-90 टैंक। ये एंटी टैंक हथियार रूसी सेना की हर गाड़ी पर भारी पड़ रहे हैं। रूसी टैंक पावर की बैकबोन कहे जाने वाले ये तीनों टैंक और BMP जैसी कई बख्तरबंद गाड़ियां इस युद्ध में खिलौनों की तरह तबाह की गई हैं। ऐसे ही हमलों और मिसाइलों को देखकर रूस की फौज कई जगह अपने टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां छोड़कर भाग गई है। Він великий, але його складно оцінити, коли ви не у нас і не розумієте до кінця, просто не знаєте. І тут немає ніяких до вас питань. Просто обсяг, який ви нам даєте на тиждень, ми використовуємо за 20 годин. Граждане России, любой из вас, кто имеет доступ к правдивой информации, уже мог осознать, чем закончится эта война для вашей страны. Позором, бедностью, многолетней изоляцией, очень жестокой репрессивной системой, которая будет относиться к гражданам России точно так же бесчеловечно, как к украинцам относились вы, оккупанты. यूक्रेन की ताकत बने ये एंटी टैंक हथियार गजब का प्रदर्शन कर रहे हैं। सिर्फ जेवलिन की ही बात की जाए तो इसकी कामयाबी 90% से ज्यादा है। ऐसे में रूस की सेना को, खासकर व्लादिमीर पुतिन के लिए यूक्रेन युद्ध में रोज नई नई बातें सीखने को मिल रही है। वो अपने 4 बड़े जनरल गंवा चुके हैं। यही बेचैनी है कि रूस की फौज अब यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में भी खुलकर बमबारी कर रही है। मारियुपोल में हुई लड़ाई के बाद जो तस्वीरें आई हैं, वो बहुत डराने वाली हैं। यहाँ अस्पतालों की अफरा तफरी देखेंगे तो जंग के असली मायने आप समझ जाएंगे।
क्योंकि युद्ध सिर्फ जान लेता है और इसमें सेना से ज्यादा आम लोग पूरी तरह तबाह हो जाते हैं। इन तस्वीरों का ब्यौरा देने की ज्यादा जरूरत नहीं है। समझा जा सकता है कि ये खून खराबा, अस्पतालों में तड़पते ये लोग किस वजह से इस हालत में पहुंचे हैं। करीब 4.5 लाख की आबादी वाले मारियुपोल शहर में बहुत खतरनाक जंग देखने को मिली है। इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि ये बात तो तय है कि यूक्रेन की जंग अगले कुछ दिन में अगर नहीं थमी तो यूक्रेन इस तबाही में और गहराई तक डूब जाएगा। रूस को अपनी रणनीति में बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध में आम लोगों की ऐसी तस्वीरें आएंगी तो व्लादिमीर पुतिन जीत कर भी हार जाएंगे। 21 दिनों से यूक्रेन जल रहा है। राजधानी कीव को छोड़कर शायद ही ऐसा कोई शहर बचा हो जिस पर रूस ने कब्जा ना किया हो। पुतिन का यूक्रेन को टुकड़े टुकड़े करने का प्लान कामयाब होने के बेहद करीब है। यूक्रेन की सेना दिलो जान से लड़ रही है, लेकिन अपने से कई गुना ताकतवर रूसी सेना के सामने नाकाम है। यूक्रेन को टुकड़े होने से बचा पाना मुश्किल ही नहीं है, करीब करीब नामुमकिन है। अपने एयरफील्ड को बचाने की यूक्रेन की ये आखिरी कोशिश है। रूसी कब्जे में जा चुके खेरसान को छुड़ाने के लिए यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने कई रूसी हेलीकॉप्टर्स तबाह कर दिए हैं। वतन को बचाने के लिए जान देने वाली यूक्रेन की सेना के जबरदस्त जवाब के बावजूद पुतिन की फौज यूक्रेन को रौंद रही है। यूक्रेन के इलाके पर एक के बाद एक कब्जा कर रही है। खेरसन, खार्किव, मारियुपोल, बोडिया, ये यूक्रेन के उन शहरों के नाम हैं जो मुल्क के दिल के टुकड़े हैं, लेकिन ये सिर्फ 4 हैं। 21 दिन 21 टुकड़े। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने 21 दिनों में यूक्रेन के 21 टुकड़े कर दिए हैं। समुद्र से, आसमान से, जमीन पर पुतिन ने यूक्रेन को टुकड़ों में विभक्त कर दिया है। रूसी सैनिकों के गोले अब कीव की दीवार को गिराने की कगार पर हैं। कीव वो अंतिम किला है जिस पर फतह बाकी है, लेकिन सिर्फ कीव पर कब्जा ही बाकी है। बाकी यूक्रेन रूसी फौजों के कब्जे में है। जेलेंस्की भले ही अब भी हार नहीं मान रहे हैं, लेकिन युद्ध ने यूक्रेन का नक्शा बदल दिया है। 700 російських ракет, які ударили по нашій державі, є відповіддю на давні питання про НАТО, про те, чи відкриті насправді для України двері Альянсу. Якби були відкриті, якби це було чесно, то нам не довелось би 20 днів переконувати Альянс, щоб небо над нашою державою було закрито. Закрите від смерті, яку несуть російські повітряні сили. Але нас поки що не чують чи не хочуть чути. पुतिन कह चुके हैं कि उनकी मंशा यूक्रेन पर कब्जे की नहीं है, लेकिन जमीन पर वो सच ये है कि ज्यादातर यूक्रेन पर पुतिन कब्जा कर चुके हैं। संप्रभुता संपन्न देश यूक्रेन का मैप अब तक सिमट गया है। इन चारों पर रूस आधिपत्य हासिल कर चुका है। हालांकि इन इलाकों में रूसी फौजों के कब्जे की लड़ाई बहुत कठिन थी। यूक्रेनी सेना जी जान से लड़ी, लेकिन अपने से कई गुना ताकतवर रूसी सेना के सामने टिक नहीं पाई। पुतिन की फौज ने इन इलाकों पर कब्जा जमा लिया। उत्तरी यूक्रेन के बाद आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दक्षिणी यूक्रेन का मैप है। 21 दिनों में इस इलाके में कितनी तबाही मची है, रूसी आर्मी ने कितने हिस्सों पर कब्जा कर दिया है, इस मैप से समझने की कोशिश करते हैं।
मारिउपोल, मेलिटोपोल, ज़पोरिजिया, जहां चेचन नेता रमजान कादिरोव के 5000 लड़ाकों ने जंग लड़ी। माइकोलाइव, ब्लैक सागर तक पहुंचने वाली ओडेसा से यूक्रेन का संपर्क कट चुका है और क्राइमिया पहले ही यूक्रेन खो चुका है। दक्षिणी यूक्रेन को रूस कुचल चुका है, लेकिन इससे भी बुरा हाल पूर्वी यूक्रेन का हुआ है। डोनेत्स्क और लुहांस्क को रूस युद्ध शुरू होने से पहले ही यूक्रेन से काट चुका है। इन इलाकों को पुतिन ने मान्यता दे दी है। यूक्रेन की जंग में अब तक नहीं झुके राष्ट्रपति जेलेंस्की पर मान्यता देने पर विचार कर रहे हैं, यानी डोनेत्स्क और लुहांस्क तो अब यूक्रेन का हिस्सा नहीं रहे। वोलोवका शहर पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। खार्किव रूस की मिसाइल महले से तबाह हो चुका है। क्राइमिया से आने वाली रूसी फौजों ने सबसे पहले दक्षिण पूर्वी यूक्रेन को निशाना बनाया। अब आलम यह है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की की सत्ता कीव तक सिमट कर रह गई है और वो कब तक बचेगी कहना मुश्किल है। बावजूद इसके जेलेंस्की हार मानने के लिए तैयार नहीं है। पुतिन के सामने सरेंडर नहीं करना चाहते। Розказуючи, що нібито вони не можуть відповідати, не можуть зіштовхнутися з російськими ракетами і літаками в небі України. Бо це, мовляв, призведе до ескалації, призведе до Третьої світової. А що ж вони скажуть, якщо Росія піде далі в Європу, атакуючи інші країни? Впевнений, те ж саме, що вони говорять і Україні. 5-та стаття договору про НАТО ще ніколи не була такою слабкою, як зараз. Це тільки наша думка. यूक्रेन हर दिन बर्बाद हो रहा है। रूसी तोप के गोलों से, मिसाइल से, बमों से यूक्रेन चीख रहा है। यूक्रेन की सेना अपने से कई गुना शक्तिशाली रूसी सेना से लोहा ले रही है, लेकिन यूक्रेनी सेना के दिलो जान से चाहने के बावजूद यूक्रेन खुद को महफूज रख पाने में नाकाम है। पुतिन की सेना पूरे यूक्रेन को रौंद रही है। जेलेंस्की की पुकार अनसुनी हो रही है। Сьогодні частково відкрилися гуманітарні коридори. Працює коридор із Сум, Тростянця, Лебедина, Шостки, Конотопу в напрямку міста Полтава. Окупанти не зупинили обстріли і зірвали роботу гуманітарних коридорів в Київській області. Залишається заблокованою і колона з гуманітарним вантажем для Маріуполя декілька днів поспіль. Але все ж таки потроху відбувається виїзд людей з оточеного міста на приватному транспорті. पुतिन का यूक्रेन तोड़ो प्लान मंजिल के बेहद करीब है। चेचन लड़ाके कीव की जेलेंस्की की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए बेताब है। बस देखना यह है कि कीव को जेलेंस्की कब तक बचा पाएंगे, क्योंकि यूक्रेन के टुकड़े होने से तो जेलेंस्की नहीं बचा पाएंगे। राष्ट्रपति पुतिन ने जिस लेडी जासूस को ट्रेन किया, पुतिन ने जिसे जासूसी का गुर सिखाया, उस जासूस ने ही पुतिन को धोखा दे दिया है। पुतिन ने जिस शख्स की जानकारी इकट्ठा करने के लिए इस लेडी जासूस को भेजा, उसने टारगेट शख्स से ही शादी कर ली। पुतिन ब्रिगेड की बेहद खास जासूस कौन है, कैसे इसने पुतिन के डार्क सीक्रेट को लीक किया, ये स्पेशल रिपोर्ट में देखिए, जिसमें रूस की लेडी जासूस की अब तक अनसुनी दास्तान आपको दिखेगी। ये पुतिन की महिला ब्रिगेड है, यानी वो दस्ता जिसकी जिम्मेदारी है पुतिन को खबर देना, पुतिन को वाकिफ रखना, पुतिन के लिए जीना और पुतिन के लिए मरना। जासूसी, पुतिन का प्रचार और रूस के लिए दुनिया भर में सहानुभूति जुटाने की जिम्मेदारी इस रेड लिपस्टिक आर्मी की है। लेकिन पुतिन के इस बेहद खास टॉप एजेंटों में से एक ने धोखा दे दिया है। ऐसा धोखा जिसके बारे में पुतिन ने कभी सोचा नहीं होगा। यूक्रेन पर बरसते बमों के बीच बला की खूबसूरत इस महिला को जरा गौर से देखिएगा।
क्योंकि इसके नाम और काम दोनों से आपके होश उड़ा देंगे। दीवाना बना देने वाला हुस्न, अमेरिकी फैशन का जाना माना नाम, सोशल मीडिया पर बेहद लोकप्रिय, जिसके दुनिया भर में चाहने वाले हैं। इंस्टाग्राम पर 10 लाख फॉलोअर हैं। जी, ये मिलिट्री प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग दी गई थी। इस ट्रेनिंग में उन्हें भी सिखाया गया था कि कैसे बहुत ही मुश्किल हालात में उन्हें शांति से काम लेना होता है। आलिया की माने तो ये पुतिन ही थे जिन्होंने खुद ये सिखाया था कि उसे मर्दों को कैसे रुझाकर उनके राज उगलवाने हैं। आलिया रोजा के पुतिन को लेकर किए गए खुलासे के बाद उन रूसी महिला एजेंटों की कहानियां फिर से ताजा हो गई हैं, जिन्होंने अपनी जासूसी से पूरी दुनिया को दंग कर दिया। 37 साल की आलिया बेहद ही कम उम्र में रूसी सेना में बतौर जासूस शामिल हुई थी। आलिया रोजा के पिता यूएसएसआर की सेना में एक बड़े अफसर थे। आलिया इन दिनों कैलिफोर्निया में करीब 15 मिलियन पाउंड यानी करीब 1.5 अरब रुपए के एक आलीशान बंगले में रहती हैं और 76 करोड़ 30 लाख रुपए के फैशन बिजनेस की मालकिन हैं। रूस की पूर्व जासूस आलिया रोजा ने भले ही पुतिन को धोखा दिया हो, लेकिन पूर्व जासूस मारिया बुटिन, जिनकी खूबसूरती के चर्चे पूरी दुनिया में हैं, पुतिन का साथ उन्होंने नहीं छोड़ा। ये वही मारिया बुटिना है जो साल 2018 में रूस के लिए अमेरिका के खिलाफ जासूसी करते पकड़ी गई थी। अब पुतिन की पार्टी में मेंबर हैं। हाल में एक इंटरव्यू में मारिया बुटिना ने कहा कि यूक्रेन के लोग खुद पर गोलियां बरसा रहे हैं। रूसी महिला जासूसों की कहानियां रहस्य और रोमांच से भरी हैं। एना चैपमैन मॉडलिंग इंडस्ट्री में मशहूर हैं। एना चैपमैन का इतिहास एना को रूस में हीरो तो अमेरिका में विलन का दर्जा देता है। साल 2010 में सुरक्षा एजेंसी FBI ने बतौर रूसी स्लीपर एजेंट गिरफ्तार किया था और फिर वो रूस में रातों रात मशहूर हो गई। एना चैपमैन पर रूसी सरकार के लिए अमेरिका में लंबे समय पर डीप कवर असाइनमेंट का आरोप लगा था, लेकिन रशियन अमेरिकन स्वाइप स्वैप यानी जासूसों की अदला बदली के चलते रूस में वापस आने का मौका मिल गया। अब यही एना इंस्टाग्राम पर व्लादिमीर पुतिन के एजेंटों का प्रचार प्रसार कर रही हैं। एना चैपमैन के इंस्टाग्राम पर 5,88,000 फॉलोअर हैं। आलिया रोजा, मारिया बुटिना, एना चैपमैन अब रूसी राष्ट्रपति पुतिन की सीक्रेट महिला जासूस हैं, जो कभी खुद जासूस रहा, जो जासूसों को इनाम और सजा देने में 1 मिनट की देरी भी नहीं करता। रूस में फेडरल सिक्योरिटी सर्विसेज के चीफ और डिप्टी चीफ को हाउस अरेस्ट कर लिया गया और दोनों पर आरोप है कि यूक्रेन पर हमले का इनका आकलन गलत साबित हुआ। जंग से पहले FSB ये मानकर चल रहा था कि यूक्रेन में हालात
रूस के समर्थन वाले हैं। यूक्रेन हमले का ऐसा करारा जवाब नहीं देगा, लेकिन यूक्रेन ने रूस को मुंहतोड़ जवाब दिया है। कहते हैं कि बिना जासूस के जंग नहीं जीती जाती। रूस के राष्ट्रपति पुतिन जैसे पूर्व जासूस से बेहतर इसे और कौन जान सकता है। व्लादिमीर पुतिन को विदेशी खुफिया विभाग के चीफ डोनेस्क और लुहान पर जब सलाह देने लगे तो पुतिन ने किस तरह चुप कराया था, इसका वीडियो अभी कुछ दिनों पहले ही आया था। खुफिया एजेंसी के चीफ की जुबान लड़खड़ाने लगी थी। Нет, или признавать суверенитет их. Я говорите прямо. Я поддержу предложение о признании. Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей. Поддерживаю предложение. Так и скажите, да или нет. पुतिन खुद एक माहिर जासूस रहे हैं, जिन्हें रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी ने बर्लिन में तैनात किया था। लेकिन वो तारीख 9 नवंबर 1989। इस तारीख को इधर बर्लिन की दीवार गिरी और उधर पूर्वी जर्मनी के ड्रेसडन में बतौर केजीबी एजेंट तैनात पुतिन को वापस अपने शहर सेंट पीटर्सबर्ग का रुख कर लिया। पहले प्रधानमंत्री, फिर राष्ट्रपति और फिर संविधान में बदलाव कर अब तक सत्ता पर काबिज रशिया की केजीबी पूरी दुनिया में अपनी जासूसी के लिए कुख्यात रही है। लेकिन शीत युद्ध के बाद इसे दो हिस्सों में बांट दिया गया। एफएसबी यानी फेडरल सिक्योरिटी सर्विसेज के जिम्मे आंतरिक सुरक्षा और एसवीआर यानी फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस के जिम्मे विदेशी इंटेलिजेंस, ये दोनों डायरेक्ट प्रेसिडेंट पुतिन को रिपोर्ट करती हैं। इस केजीबी ने अनगिनत महिला रूसी जासूस एजेंट तैयार किए हैं, जिन्होंने रूस के लिए दुनिया भर में जासूसी की। पहुंच और कारगर इतनी कि एक बार एसवीआर के पूर्व चीफ सरगई लेबदेव ने कहा था कि इस ग्रह पर ऐसी कोई जगह नहीं है जहां केजीबी ना पहुंची हो। इसी केजीबी की एक मिलिट्री इंटेलिजेंस की इकाई है GRU। यूरोपीय देशों की खुफिया एजेंसियों का मानना है कि GRU यूनिट 29155 कहीं तबाही मचाने के लिए, कुछ बर्बाद करने के लिए या फिर किसी का कत्ल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस रूसी यूनिट के तकरीबन 20 एजेंट पूरी दुनिया में फैले हैं और विदेशों में खुफिया अभियानों को अंजाम देते हैं। इन एजेंटों में महिला भी हैं, जो अपने हुस्न के जाल में विदेशियों को फांस कर जानकारी इकट्ठा करती हैं और फिर सीधे राष्ट्रपति पुतिन को भेजती हैं। यूक्रेन वॉर के दौरान भी ये एजेंट एक्टिव हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। मारियोपोल में रूस का बड़ा हमला हुआ है। जानकारी ये मिल रही है कि ड्रामा थिएटर पर बहुत बड़ा बम धमाका हुआ है। कई लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है और इस बीच जानकारी ये भी आ रही है कि आज दिन भर जिस तरह की कार्रवाई मारियोपोल में हो रही थी, ऐसे में रूस ने बड़ा हमला किया और ड्रामा थिएटर पर बड़ा बम धमाका होने की जानकारी है, जिसमें कई लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। दिन में भी खबर आई थी कि खार्किव में 500 से ज्यादा लोगों की जान गई है अब तक। और बमबारी में अब खबर आ रही है मारियोपोल में, जहां पर बड़ा हमला हुआ है। रूस की तरफ से ये बड़ा हमला किया गया है। ड्रामा थिएटर पर बहुत बड़े धमाके की जानकारी, जिसमें कई लोगों की मौत की आशंका है। सबसे अहम बात ये कि अब ये कहा जा रहा है कि आज कीव पर रणनीति के तहत बड़ा मिसाइल अटैक होने की भी आशंका है। हालांकि यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि मिसाइल अटैक की सारी तैयारी को ध्वस्त कर दिया है उसने, लेकिन इस बीच मारियोपोल से बड़ी खबर आ रही है, जिसमें जानकारी है कि रूस ने बड़ा धमाका किया है और ड्रामा थिएटर, तस्वीरें भी आ गई हैं, ड्रामा थिएटर को टारगेट किया है, जिसमें कई लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। बिग ब्रेकिंग, बमबारी के समय वहां पर कई लोग छिपे हुए थे।